नमस्कार, शालोम। आप सभी लोगों का शालोम कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग अभिलेख पढ़ रहे थे। मैंने कुछ बच्चों से कहा था कि आप लोग जब अभिलेख पढ़ते हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बताओगे। नोट्स बना लिए। आज और कल 2 क्लासें हो गई अभिलेख की। कल मैं इसका एक टेस्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो करवाऊँगी आपसे क्लास में। मैं आपको बताती जाऊँगी उनके बारे में और भी जो डिटेल रह गई है। और आज अपन पढ़ाई शुरू करते हैं। प्लीज़ आप सब लोग हाथ से नोट्स बनाते रहना और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने नोट्स बनाने शुरू करते हैं। तो बात करते हैं चीरवे के शिलालेख की। चीरवे का शिलालेख ये उदयपुर जिले में स्थित है। चीरवे का शिलालेख उदयपुर जिले में स्थित है। 1273 ईस्वी सन का। 1273 ईस्वी सन का उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में एक गांव है दक्षिण में, वहां पर यह शिलालेख लगा हुआ है। इस शिलालेख में सबसे पहली बात सती प्रथा की जानकारी मिलती है। सती प्रथा की जानकारी मिलती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन सती हुआ है, कौन महिला सती हुई है, कौन लड़ता हुआ मारा गया है, ये सारी चीज़ें हैं। हमें केवल इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा शिलालेख है जिससे सती प्रथा की जानकारी मिलती है। जिला आपका उदयपुर जिले में स्थित है। सती प्रथा की जानकारी मिलती है। इस शिलालेख में खास बात और है, बप्पा रावल बापा से लेकर और समर सिंह तक, बापा से लेकर समर सिंह तक की जानकारी मिलती है। जितने भी वंशावली हुई है उनमें समर सिंह, बापा, पदम सिंह, जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह, इन शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। पदम सिंह, जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह, ये वही जैत्र सिंह है भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को पराजित किया। तेज सिंह, समर सिंह, वही समर सिंह रतन सिंह के पिता समर सिंह अलाउद्दीन खिलजी की वापस लौटते हुए सेना से चुंगी कर इस समर सिंह ने वसूल कर लिया। ये जो शिलालेख है, इस शिलालेख का प्रशस्तिकार यानी कि जो उसकी रचना करता है, वो लिखने वाला नहीं, प्रशस्तिकार, उस व्यक्ति का नाम है रत्न प्रभु सूरी। रत्न प्रभु सूरी, ठीक है। और इस शिलालेख का लेखक, लिखने वाला व्यक्ति है, उसका नाम है पार्श्वनाथ। शिल्पी, पत्थर पर लिखने वाले व्यक्ति का नाम है देहलण। ये आपको ध्यान रखना है, देहलण। तथा उस पत्थर को लगाने वाला, फिट करने वाले व्यक्ति का नाम है केली सिंह। तो चीरवे का शिलालेख 1273 ईस्वी सन का है। सती प्रथा की जानकारी देता है। ये शिलालेख उदयपुर जिले में लगा हुआ है। बापा से लेकर के समर सिंह, इन शासकों की वंशावली मिलती है। इसका प्रशस्तिकार रत्न प्रभु सूरी है, लेखक पार्श्वनाथ है, शिल्पी देहलण है और उस पत्थर को लगाने का काम किस व्यक्ति ने किया है, इस व्यक्ति का नाम है केली सिंह। तो ये हो गया अपना चीरवे का शिलालेख। अगला है आबू का शिलालेख। आबू का शिलालेख, आबू के शिलालेख से अपन जितने भी शिलालेख पढ़ रहे हैं वो लगभग ईयर के क्रम में पढ़ रहे हैं। ये 1273 ईस्वी सन का है। एक और आता है 1274 का, रसिया की छतरी का शिलालेख। एक बार इसको देख लेते हैं एक लाइन में। रसिया की छतरी या रशिया का शिलालेख भी बोल देते हैं इसको, रशिया का शिलालेख आबू में मिला है। 1274 ईस्वी सन का है। इस शिलालेख की जो खास बात है कि मेवाड़ के आसपास के क्षेत्रों की सामाजिक, सैन्य व्यवस्था, इन चीज़ों की जानकारी ये शिलालेख प्रदान करता है। अपने को 2 ही बातें ध्यान रखनी है, 1274 ईस्वी सन का है और मेवाड़ की जो जानकारी है वो ये प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद है अगला आबू का शिलालेख। आबू का शिलालेख, आबू, माउंट आबू का शिलालेख, ये 1285 ईस्वी सन का है, ठीक है। एक और है जो आबू का अलग है, वो नेमिनाथ मंदिर के पास में, उससे इसका कंपैरिजन ना करें, ये अलग है।
आबू का शिलालेख 1285 ईस्वी सन का। ये जो शिलालेख है माउंट आबू में ही है, आप लोग समझ गए। रचयिता लिखने वाले व्यक्ति का नाम है वेद शर्मा, ठीक है, यानी कि प्रशस्तिकार भी कह देते हैं। और इसका जो लेखक है शुभ चंद्र, शुभ चंद्र। पत्थर पर लिखने का काम जिस व्यक्ति ने किया है उसका नाम है सूत्रधार। इस शिलालेख में बप्पा रावल से लेकर के समर सिंह, अगेन वही बात सेम रिपीट हो रही है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने चिरवे के शिलालेख में देखी है। बापा से समर सिंह तक की जानकारी हमें प्राप्त होती है। समर सिंह, मैं आपको बता दूं नेमिनाथ मंदिर जो है तेजपाल के द्वारा बनवाया हुआ है, वो ये शिलालेख नहीं है, वो अलग है और ये शिलालेख अलग है, ठीक है। तो आबू का शिलालेख 1285 ईस्वी सन, रचयिता वेद शर्मा, लेखक जो है पत्थर पर लिखने का काम सूत्रधार ने किया है, लेखक शुभचंद्र हैं, और बापा से लेकर समर सिंह तक की जानकारी आबू के शिलालेख से हमें प्राप्त हो जाती है। उसके बाद अगला शिलालेख है श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। श्रृंगी ऋषि का शिलालेख, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। सन है 1428 ईस्वी सन। तो ध्यान रखना श्रृंगी ऋषि का है, 1427 ईस्वी सन का है। ये जो शिलालेख है आबू के पास में खंडित रूप में प्राप्त हुआ है, मतलब प्रॉपर वैसा नहीं मिला जैसा लगाया गया था, इसका खंडित रूप प्राप्त हुआ है। और इसमें एक व्यक्ति का नाम मिलता है वाणी विलास योगेश्वर, वाणी विलास योगेश्वर, वाणी विलास योगेश्वर, ये इसके रचनाकार माने जाते हैं। ये जानकारी श्रृंगी ऋषि का शिलालेख से प्राप्त होती है, 1428 ईस्वी सन का है, खंडित रूप में प्राप्त हुआ है। माउंट आबू का शिलालेख है ये, वहीं उसी क्षेत्र में ये शिलालेख प्राप्त हुआ है और इस शिलालेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसमें खास बात और है, एक तो ये एकलिंग जी के मंदिर के पास है, मेवाड़ के शासक जो जिन्हें अपना आराध्य मानते हैं उनके मंदिर के पास है। एक खास बात यह है कि हमीर ने भीलों का, शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिख देती हूँ, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। इस शिलालेख की खास बात यह है कि हमीर ने भीलों का सफलतापूर्वक दमन किया, सफलतापूर्वक दमन किया। हमीर ने भीलों का सफलतापूर्वक दमन किया, ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो श्रृंगी ऋषि का शिलालेख है, क्या जानकारी मिलती है कि हमीर ने किसका दमन किया? सफलतापूर्वक भीलों का, ठीक है। वो नीचे दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। अगला है महत्वपूर्ण समिदेश्वर मंदिर का शिलालेख, समिदेश्वर मंदिर का शिलालेख, मंदिर का शिलालेख। ये शिलालेख, इसका ईयर है 1429 ईस्वी सन, 1429 ईस्वी का शिलालेख है। इस शिलालेख के जो रचनाकार हैं, जिसने इसकी रचना की है, उस व्यक्ति का नाम है एकनाथ। देखो एकलिंग जी के मंदिर, एकलिंग जी के मंदिर के आसपास है, तो इसलिए एकनाथ इसके रचनाकार है। और इसको लिखने का काम किया, इसके लेखक हैं सूत्रधार, लेखक नहीं सूत्रधार, मन्ना का पुत्र वासा। ये ध्यान रखना, मन्ना का पुत्र वासा, इसमें पिता का नाम मिला है कि जो इसका सूत्रधार है वो मन्ना का पुत्र वासा है। ध्यान रखनी हमें, समिदेश्वर मंदिर मोकल के समय इसका पुनर्निर्माण करवाया था और उससे पहले का ये मंदिर है। रचनाकार एकनाथ है और सूत्रधार इसका मन्ना का पुत्र है। अगला है देलवाड़ा का शिलालेख, देलवाड़ा का शिलालेख। ये है 1434 ईस्वी सन का, 1434 ईस्वी सन का, 1434 ईस्वी सन। आबू में है देलवाड़ा का शिलालेख, माउंट आबू के आसपास। इसमें दो बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट और दोनों बातों का ध्यान रखना है। पहली बात क्या है,
इस शिलालेख में ये लिखा गया है कि यहाँ पर टंक नाम की मुद्रा का प्रचलन था। सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, टंक नाम की मुद्रा का प्रचलन था। दूसरी बात, जो भाषा प्रयोग में की गई है यहाँ पर, वो भाषा मेवाड़ी है। अभी तक हम लोग देख रहे थे ब्राह्मी लिपि या देवनागरी लिपि, संस्कृत भाषा का प्रयोग हो रहा है। आगे चल के अपन और पढ़ेंगे 1676 ईस्वी का राशिंग का, उसमें भी संस्कृत है। लेकिन यहाँ पर भाषा कौन सी है? मेवाड़ी। ठीक है, मेवाड़ी भाषा का इस शिलालेख में प्रयोग हुआ है और एक मुद्रा का प्रयोग हुआ है। उस मुद्रा का नाम क्या है? टंक। तो हो गए समिद्धेश्वर मंदिर और देलवाड़ा का शिलालेख। तो अगला अपन पढ़ेंगे रणकपुर का शिलालेख, और ये शिलालेख है 1439 ईस्वी सन का, 1439 ईस्वी सन का है। इस शिलालेख में एक चौमुखा मंदिर है, उस चौमुखा मंदिर में ये शिलालेख हमें प्राप्त हुआ है। रणकपुर का है, 1439 का है, पाली जिले में स्थित है। जैन धर्म के बारे में शिलालेख हमें जानकारी प्रदान करता है। इतना ही काफ़ी है, इसके बाद इतनी ज़्यादा जानकारी की इसकी जरूरत नहीं। अगला है कुंभलगढ़ का शिलालेख। कुंभलगढ़ का शिलालेख, इसका सन है 1460 ईस्वी सन। इसको याद रखने का थोड़ा सा आसान तरीका है। 1460 ईस्वी में शासक है महाराणा कुंभा, और कुंभा ने शिलालेख कुंभलगढ़ में लगवाया है। इसमें खास बात है, एक नदी का वर्णन आया है, उस नदी का नाम है कुटिला। ये आप ध्यान रखेंगे। अभी तक जितने भी शिलालेख हमने पढ़े उनमें ऐसा कोई विशेष नदी का नाम नहीं आता है। इस शिलालेख में एक नदी का नाम आया, उस नदी का नाम है कुटिला। अब कुंभा ने लगवाया है, हमीर के बारे में भी कुंभा बात करेगा, और इसी शिलालेख में हमीर को कहा गया है विषम घाटी पंचानन। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि कुंभलगढ़ के शिलालेख में विषम घाटी पंचानन किसे कहा गया? हमीर को। अच्छा, इसमें वंशावली भी प्राप्त होती है, बप्पा रावल से और कुंभा तक की वंशावली प्राप्त। कुंभा का शासनकाल है तो कुंभा तक की वंशावली मिलेगी। अब कुंभा ने देखा कि लिखवा लिया, सारी चीज़ें सही है, लिखने वाले व्यक्ति का नाम आप महेश याद रखेंगे। इसके जो लेखक हैं उसका नाम क्या है? महेश। नाम नहीं मिलता है महेश का। डॉक्टर हीराचंद ओझा ने ये कहा है कि इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? ओझा ने कहा है कि इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? महेश। अब इस शिलालेख के कुछ एक दूसरा शिलालेख है, उससे साम्यता पढ़ लेते हैं। अब कीर्ति प्रशस्ति, ठीक है। अब कीर्ति प्रशस्ति 1460 ईस्वी सन की है, 1460 की है, ठीक है। अब कीर्ति प्रशस्ति 1460 की है, ये भी 1460 का है। कीर्ति प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ जिले में है, ये अपना कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में है, ठीक है। अब यहाँ पर कुंभा ने एक चीज़ करी विशेष रूप से। कुंभा ने कहा देखो यहाँ पर तो मेरे परिवार की डिटेल आपने बता दी, बापा रावल के बारे में बता दिया, हमीर के बारे में बता दिया, महेश जी अब की बार मेरे बारे में लिखो विशेष रूप से। तो कुंभा ने कीर्ति प्रशस्ति में जो लगवाया है ये शिलालेख, इसमें बहुत सारी जानकारी हमें कुंभा के विषय में प्राप्त होती है। कुंभा के विषय में क्या जानकारी प्राप्त होती है? उसकी उपाधियाँ। तो उपाधियाँ तो जब अपन कुंभा पढ़ते हैं तभी पढ़ते हैं, दान गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, राजगुरु, राणो, रासो, हिंदू सुल्तान। तो ये सारी की सारी जो उपाधियाँ हैं कीर्ति प्रशस्ति से भी प्राप्त होती है। इसके अलावा कुंभा ने जो किताबें लिखी हैं, जैसे गीत गोविंद पर टीका, चंडी शतक पर टीका, और भी किताबें जो लिखी हैं, उन किताबों की जानकारी भी हमें कीर्ति प्रशस्ति से प्राप्त हो जाती है। एक कुंभा ने एक युद्ध जीता था 1437 में सारंगपुर का, ठीक है। अब खास बात क्या है, यहाँ पर युद्ध का नाम नहीं लिखा गया, यहाँ पर लिखा है कुंभा ने मालवा पर और गुजरात पर, लिखा हुआ है उसमें मालवा पर और गुजरात पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। कीर्ति प्रशस्ति 1460 ईस्वी सन का है, चित्तौड़गढ़ में है, कुंभा ने लगवाया है, लिखने वाले लेखक का नाम है महेश, ठीक है। यहाँ भी महेश जी और यहाँ भी महेश जी हैं।
तो लेखक का नाम है महेश। कुंभा की उपाधियां और कुंभा की किताबें, मालवा पर कुंभा की विजय, इन सब का वर्णन कीर्ति प्रशस्ति में मिलता है। ठीक है, तो कुंभलगढ़ का शिलालेख 1460 ईस्वी सन का, कीर्ति प्रशस्ति का शिलालेख 1460 ईस्वी सन का। यहाँ भी लिखने वाले व्यक्ति महेश, यहाँ भी लिखने वाले व्यक्ति महेश, लेकिन कुंभलगढ़ में हमीर का वर्णन आता है, उन्हें विषम घाटी पंचानन कहा गया है। कुटिला नदी का वर्णन आता है, बापा रावल से लेकर और लोगों का वर्णन आता है। यहाँ पर कुंभा के बारे में थोड़ा ज़्यादा और विशेष वर्णन आ जाता है। तो कुंभा जी के लिए भी ये पूरा हो गया कि चलो उनके बारे में विशेष जानकारियाँ प्राप्त हो गई। अगला शिलालेख है आपका राजसिंह प्रशस्ति। ये इम्पॉर्टेंट है, राजसिंह प्रशस्ति, रायसिंह प्रशस्ति। बीकानेर की बात करेंगे हम। बीकानेर का शिलालेख है रायसिंह प्रशस्ति। प्रशस्ति का सीधा सीधा मतलब होता है प्रशंसा करना। राय सिंह प्रशस्ति, ठीक है, बीकानेर में लगा हुआ है, 1594 ईस्वी सन का है। ठीक है, तो बीकानेर का किला है जूनागढ़ का किला, वहाँ से प्राप्त होता है। खास बात क्या है इसमें? सबसे पहली बात, राव बीका से लेकर राव बीका से राय सिंह तक की वंशावली और उनके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो रायसिंह प्रशस्ति से प्राप्त होती है। दूसरी बात रायसिंह प्रशस्ति में लिखी गई है कि 30 जनवरी 1589 को बीकानेर के किले का निर्माण शुरू होता है और ये निर्माण 1594 ईस्वी सन तक पूरा हो जाता है। ठीक है, ये राव बीका वाले का नहीं है, अलग है। 30 जनवरी 1589 से बीकानेर के किले का निर्माण शुरू होता है और 1589 तक इस किले का निर्माण पूरा हो जाता है। ठीक है, और इसको लिखने का काम जैता नामक एक जैन मुनि हुए, उन्होंने किया है। तो जैता नामक जैन मुनि ने इसको लिखने का काम किया है। लेखन का काम जो किया है रायसिंह प्रशस्ति में वो जैता नामक जैन मुनि ने किया है। तो ये रायसिंह प्रशस्ति, ये बातें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अपन पढ़ते हैं बरबत का शिलालेख। बरबत का शिलालेख ये बयाना में प्राप्त होता है। बयाना भरतपुर में पड़ता है। 1613-1614 ईस्वी सन का है। 1613-14 ईस्वी सन का है। ये बयाना से मिला है। इस शिलालेख में क्या है? अकबर की पत्नी मरियम उज्जमानी जो जयपुर की राजकुमारी थी हरखाबाई, उन्हीं को आगे चल के मरियम उज्जमानी की उपमा दी गई थी। इन मरियम उज्जमानी ने बयाना में एक बाग और बावड़ी का निर्माण करवाया है। ये जो बाग और बावड़ी का निर्माण करवाया, इसी को कहा गया है बरबत का शिलालेख। और कोई जानकारी नहीं है, केवल इतना ध्यान रखें कि अपन मरियम उज्जमानी ने लगवाया, बाग और बावड़ी का है। अगला है कनाती मस्जिद का शिलालेख। बस इतना ध्यान रखना है। 1641 ईस्वी सन का है और नागौर जिले में एक जमान शाह नामक व्यक्ति ने इस शिलालेख को लगवाया था। कोई बात नहीं है विशेष। कनाती मस्जिद का शिलालेख है, 1441 ईस्वी सन का है, नागौर में लगवाया था जमान नामक। अगला है मकराना की बावड़ी का शिलालेख। मकराना की बावड़ी का शिलालेख, कुछ खास बात नहीं। 1651 ईस्वी सन में मकराना में एक शिलालेख लगवाया है। बस हल्का सा ध्यान रख लेना आप। मकराना वैसे पहचान जाओगे, नागौर जिले में है। इसके बाद अगला शिलालेख अपना आता है ईदगाह का शिलालेख। ईदगाह का शिलालेख 1653 ईस्वी का है। ईदगाह का शिलालेख 1653 ईस्वी सन का है। जोधपुर महाराज जसवंत सिंह, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह ने यहाँ पर एक मस्जिद के निर्माण में एक सहयोग प्रदान किया था, इसीलिए इसे ईदगाह का शिलालेख कहा जाता है। बस इतनी जानकारी मिलती है और इसके बारे में यहाँ से कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। ध्यान रखना, जोधपुर जिले में है। महाराज हैं जसवंत सिंह जी, उन्होंने थोड़ी हेल्प कर दी थी ईदगाह में एक मस्जिद बनने में, वही चीज़ लिखी हुई है। अगला लास्ट अंतिम महत्वपूर्ण शिलालेख है। इसे शिलालेख भी कहते हैं और राजसिंह प्रशस्ति भी कह देते हैं। इसका नाम है
राज सिंह प्रशस्ति, राज सिंह प्रशस्ति 1676 ईस्वी सन का। ठीक है, तो राजसमंद जिले में लगी हुई है, वहाँ पर एक झील बनवाई गई थी, राजसमंद झील, और राजसमंद जिले में है, कांकरोली के पास में है। तो क्या क्या खास बातें हैं इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात, ये 25 बड़ी संगमरमर, 25 बड़ी संगमरमर की शिलाओं पर बना हुआ है। ठीक है भाई, 25 बड़ी बड़ी संगमरमर की शिलाएं हैं। प्रत्येक शिला 3.5 फीट, 3 फीट लंबी और 2.5 फीट उसकी विड्थ है, चौड़ाई है। ठीक है, तीसरी बात, काले रंग के संगमरमर की शिला है। रंग कैसा है? काले रंग का संगमरमर है। ठीक है, अगली बात, ये जो शिला है इस पे लिखा गया है वो संस्कृत भाषा का शिलालेख है। ये आप ध्यान रखें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था एक जगह कि मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया। यहाँ पर भाषा कौन सी है? संस्कृत, और लिपि आपकी देवनागरी। तो ये ध्यान रखेंगे। अब 25 शिलालेखों पर लिखा गया है, इतनी बड़ी बड़ी पट्टियाँ हैं 25, और संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो खास बात क्या है? 25 सर्ग है, चैप्टर है 25, जिनमें लगभग 1106 श्लोक है। ठीक है, ये आप ध्यान रख लेंगे। 1106 श्लोक है, 25 शिलाओं पर है। इस नाते ये विश्व का सबसे बड़ा पत्थर पर लिखा हुआ साक्ष्य माना जाता है। पत्थर पर लिखा हुआ शिलालेख कह सकते हैं। शिला मतलब पत्थर होता है। विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है जो लिखा हुआ है, या फिर विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत भाषा का पत्थर पर लिखा हुआ शिलालेख है। इसमें क्या क्या जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं? तो पहली महत्वपूर्ण जानकारी तो प्राप्त होती है अकाल राहत कार्य के लिए, अकाल राहत कार्यों के लिए महाराणा जयसिंह ने एक झील के निर्माण का आदेश दिया और एक झील का निर्माण करवाया। ये जानकारी हमें इस शिलालेख से प्राप्त होती है। इसमें हमें महाराणा प्रताप उन सब की वंशावलियाँ मिलती हैं। एक खास बात और है, 1615 ईस्वी सन में मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ संधि, इस संधि की जानकारी भी हमें इस शिलालेख से प्राप्त होती है। अकाल राहत कार्यों की जानकारी होती है। 1615 ईस्वी सन की मुगल मेवाड़ संधि होती है। मुगल मेवाड़ संधि में उस समय महाराणा अमर सिंह, मुगलों के महाराणा अमर सिंह, ये संधि उस समय होती है। संधि को करता धरता होता है महाराणा वो राजकुमार कर्ण सिंह। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये जो शिलालेख है 9 चौकी की पाल पर लगा हुआ है। 9 चौकी। अब ये 9 चौकी क्या होती है? देखो, ये झील है, ये मान के चलते हैं ये एक झील है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब 9 चौकी में ये सीढ़ियाँ बनी हुई है झील की पाल पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद में एक पाल बना दी है, ये थोड़ी सी एक जगह है बैठने की। उसी प्रकार फिर 9 सीढ़ियाँ हैं, फिर पाल है, फिर 9 सीढ़ियाँ हैं, फिर पाल है, फिर 9 सीढ़ियाँ हैं। तो 9 18 27 और 9 चौक 36। ठीक है, तो 9 चौकी, चौकी 4 है, 1 2 3 और 4। ये आप ध्यान रखेंगे। 9 सीढ़ियाँ हैं और 4 बार बीच में स्पेस है, चौकी बनी हुई है, इसीलिए इसको कहा जाता है 9 चौकी की पाल। वहीं पर ये शिलालेख लगा हुआ है। एक खास बात और है, जो अमर सिंह है, महाराणा अमर सिंह, जिनके शासनकाल में 1615 की मुगल मेवाड़ की संधि होती है, ये अमर सिंह ने अपने जीवन का अंतिम समय इस संधि से थोड़े दुखी हो गए थे और लगा कि मैं ठीक है 90 साल का संघर्ष किया, 90 साल के संघर्ष के बाद में संधि करनी पड़ी, तो अमर सिंह ने अपने जीवन का अंतिम समय यहाँ पर व्यतीत किया। तो ये राजसमंद राज सिंह प्रशस्ति भी इसे कहा जाता है। राजसमंद झील के पास में बना हुआ है, 1676 ईस्वी सन का है, संगमरमर का है। इसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित साक्ष्य, पत्थर का साक्ष्य माना जाता है। 25 सर्ग हैं, 1106 लगभग श्लोक हैं और अकाल राहत कार्यों की जानकारी हमें देता है। ठीक है, ये आपका शिलालेख पूरा
कल की क्लास में मैं क्वेश्चन आंसर आपको दूंगी, क्वेश्चन आंसर का पूरा डिस्कशन चलेगा, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने स्तर पर क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। कमेंट करके मुझे बताएंगे और साथ के साथ में जितने भी बच्चों ने नोट्स बनाए वो प्लीज़ मुझे बताएंगे।